इतिहास के जो पन्ने हैं, उसमें युद्ध भी है, बुद्ध भी है, राग भी है और द्वेष भी है। बट जो मध्यकालीन इतिहास है, उसमें युद्ध बहुत ज़्यादा हैं, बुद्ध कम हैं। महाराज शिवाजी थे, उन्होंने जो है वो उन्होंने देखा कि ये जो है अगर हम इसको रेप्लिकेट करते हैं, तो हम जो उस समय औरंगज़ेब थे, उसकी सेना को हराया जा सकता है। तो उन्होंने भी वैसे ही किया जो वहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है महाराष्ट्र में, वहाँ पे टॉप पे उन्होंने किले बनवाए और वहाँ पे जो है वो गुरिल्ला अटैक करते थे औरंगज़ेब की सेना को। क्योंकि उनको पता था कि जो मैदानी इलाके हैं, वहाँ पे हम लड़ेंगे तो हम कभी जीत नहीं सकते। वो हिंदू जो हैं, जो बच जाते थे, उनको जो है वो वहाँ पे जो स्लेव मार्केट होते थे, समरकंद में, बुखारा में, उनको जाके वहाँ पे बेच दिया जाता था। तो कई बार इतने ज़्यादा वो वहाँ पे तादाद होती थी स्लेव्स की, तो उनका जो प्राइस होता था 1 या 2 दिनार ही होता था। हर हर महादेव, नमस्कार, मैं अमित अग्रवाल। मैं आईआईटी रुड़की से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है और मैं अभी एक कंपनी में कार्यरत हूँ एज ए जनरल मैनेजर। पिछले 2-3 साल में मैंने 2 पुस्तकें लिखी हैं मैंने इतिहास पे। एक है स्विफ्ट हॉर्सेस शार्प सोर्ड्स और दूसरी बुक जो लास्ट ईयर गरुड़ प्रकाशन ने पब्लिश करी है, वो है नेवर एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट। तो ये दोनों आज मैं इस बुक पे ही चर्चा करूँगा मैं, स्विफ्ट हॉर्सेस शार्प सोर्ड्स। और ये किताब जो है मध्यकालीन इतिहास पे ही है अधिकतर ये। और ये मैंने बुक को इसलिए लिखा है कि वो जो इन्वेजन्स हुए हमारे भारतवर्ष में, कि क्यों हुए, कैसे हुए, कब हुए और हम क्या कर सकते थे, हमने क्या किया, हमने क्या नहीं किया। तो ये मैंने पूरा एक स्वॉट एनालिसिस किया है, एसडब्ल्यूओटी, जिसको हम मैनेजमेंट लैंग्वेज में बोलते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो मैंने चारों को कवर करते हुए किया है कि, और ये इसलिए ज़रूरी था कि क्योंकि जब मैंने रिसर्च करी तो ये मैंने पाया कि बहुत सारी जो कंडीशंस थी, जो 1000 साल पहले या 1500 साल पहले जो भारतवर्ष में थी, वो आज भी हैं वो। इतिहास से हम इसलिए हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। हम बहुत कुछ नहीं सीखा और बहुत कुछ सीखा हमने। तो वो क्या चीज़ें हैं, उसी पे मैंने ये चर्चा करी है इसमें, इस पुस्तक में। तो मैं आज इसी पे अभी मैं बात करने वाला हूँ, अगले आधे घंटे करीब। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ कि इतिहास के जो पन्ने हैं, उसमें युद्ध भी है, बुद्ध भी है, राग भी है और द्वेष भी है। बट जो मध्यकालीन इतिहास है, उसमें युद्ध बहुत ज़्यादा हैं, बुद्ध कम हैं कंपैरेटिवली। और ये भी कहा गया है किसी ने कि जो जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा, तो वो हमेशा बार-बार जो है वो रिपीट होता रहता है इतिहास उनका। और क्योंकि उन्होंने कुछ सीखा हुआ नहीं होता है, तो वही-वही चीज़ें बार-बार रिपीट होती रहती हैं। तो इसलिए ये इतिहास पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इतिहास में ये भी कहा गया है कि इतिहास जो है विनर्स द्वारा ही लिखा गया है। जो जीते हुए हैं, जो शासक रहे वो, जो विदेशी लोग रहे, उन्हीं के द्वारा अधिकतर लिखा गया है। जो हारे हुए लोग होते हैं, वो इतिहास नहीं लिख पाते हैं या इनको इतिहास दबा दिया जाता है। ताकि वो उनका पूरा कल्चर, हेरिटेज सबको जो है तहस-नहस करके उस पे अधिकार कर लिया जाता है कि उनको अपने जो जो प्राचीन उनकी जो सभ्यता रही है, उसी से उनको उस पे शर्म आने लगे, उसी पे द्वेष होने लगे। तो आप देखते होंगे कि ये जो जितने भी जो सेकुलर लोग हैं, हमारे सेकुलर हिंदू हैं, वो अपनी ही संस्कृति से वो बोलते हैं कि जो है हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने क्या ही किया हुआ है। सब कुछ जो है, जो बाहर से लोग आए, पहले तुर्की आए, फिर मुगल आए और फिर अंग्रेज आए, उन्होंने ही हमें सभ्यता सिखाई, उन्होंने ही सब कुछ हमें सिखाया, कैसे रहना है, कैसे हमारा खान-पान भी जो है उन्हीं के द्वारा डिफाइंड है। फिर अंग्रेज आए, तो अंग्रेज के बारे में बोला जाता है कि उन्होंने जो है वो रेलवेज़ लेके आए, वो पोस्ट ऑफिस लेके आए, एडमिनिस्ट्रेशन लेके आए, मैनेजमेंट लेके आए, सब कुछ उन्हीं का द्वारा दिया गया है। तो हम लोगों ने तो कभी कुछ किया ही नहीं। हम लोग हमेशा जो है, हमेशा पिटते रहे, हारते रहे और एक हमेशा हम स्लेव एक रेस बना के हमको पेश किया गया। जबकि असली इतिहास इससे बहुत अलग है। हमारी संस्कृति कम से कम 10,000 साल पुरानी है और जो हमें पढ़ाया जाता है, वो सिर्फ़ पिछले 1300 साल का या 1000 साल का ही इतिहास अधिकतर पढ़ाया जाता है। तो हमारे बच्चों के मन में ये डाल दिया गया है कि हमारा इतिहास जो है वो जो इस्लामिक इन्वेजन्स हुए, वहीं से शुरू हुआ है। जबकि ऐसा नहीं है, तो यही मैंने इस किताब के में ये लिखा हुआ है ये। तो ये कहाँ से शुरुआत होती है कि ये जब आज़ादी के बाद जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स बनी, ये सब जो है लेफ्टिस्ट लोगों के हाथ में चला गया, तो उन्होंने उसी जो एक्सटेंशन था मुगलों का, वही हमें बताया गया कि वो लोग कितने, और उनको ग्लोरीफाई किया गया उनको। तो ये जो था ये पुस्तक जो है ये इसीलिए लिखी गई है कि हमें जो है उससे कुछ सीखना है हमें। हमें उनको ग्लोरीफाई नहीं करना है, हमें सीखना है कि हमारे अंदर क्या कमियाँ रही हैं।
और जो एनसीईआरटी की बुक्स है, हम सबको पता है कि वो कितनी बोरिंग है वो। उसमें सिर्फ़ डेट्स होती हैं, शासकों के नाम होते हैं और उन्होंने क्या-क्या किया, कितने मंदिर तोड़े, बस यही बताया जाता है। जो उस बीच में हमने जो कुछ किया हमने हमने हमारे जो रेजिस्टेंस रहा, हमारा जो रिटेलिएशन रहा हमारे शासकों द्वारा, हिंदू शासकों द्वारा, वो सब जो है वो बिल्कुल दबा दिया गया। तो इसकी शुरुआत मैंने करी थी एंशिएंट इंडिया से। पहले कुछ चैप्टर एंशिएंट इंडिया के बारे में हैं, जो कि जब बताते हैं कि हम लोगों ने कितने मेडिकल फील्ड में, लिटरेचर में, आर्ट्स में, साइंस में हमने कितनी तरक्की करी। तो जितने भी न्यूमरल्स हैं अभी आजकल 0, 1, 2, 3, 4, वो कैसे वो सब हमारे द्वारा डिफाइन किए गए, वो हिंदू न्यूमरल्स हैं। बट क्या हुआ जब इन्वेजन्स के बारे में अरब जो है इसकी जो ये जो नॉलेज थी वो अपने साथ ले गए बगदाद में और उसको जो है उन्होंने अरेबिक न्यूमरल नाम दे दिया। फिर अरब उसके बाद जब स्पेन में उन्होंने जब कॉन्क्वेस्ट किया वहाँ पे यूरोप में, तब वहाँ पे उसको वहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट हुआ ये न्यूमरल सिस्टम और वो अरेबिक नाम से ही जो है वो प्रचलित हो गया कि जैसे कि अरबों ने ये इजाद किया है ये बिल्कुल नहीं था, ये हमारे ही सिस्टम था ये। तो आजकल इसको जो है हिंदू अरेबिक या इंडो अरेबिक न्यूमरल्स के नाम से जाना जाता है। फिर इसमें जो जो सेकंड चैप्टर था वो मैंने लिखा है धर्म युद्ध के बारे में। तो ये धर्म युद्ध जो था, ये भी एक हमारे, ये हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में तो ये बिल्कुल ठीक था, जबकि दोनों शासक जो दोनों दोनों जो युद्ध कर रहे हैं, वो लोग दोनों हिंदू हैं और उनके जो जब वो लड़ाई कर रहे हैं, तो वो एक जो है धर्म के अंतर्गत कर रहे हैं। जो जो निर्दयता होती है, जो जो बार्बरिटी होती है, जो सैवेजनेस होती है, वो उस समय बिल्कुल नहीं थी। उसी के लिए ये जो है ये कोड डिफाइन किया गया। तो इस कोड में 2-3 बातें थी कि जो जब युद्ध होगा तो वो सूर्योदय से सूर्यास्त में ही होगा। कोई निहत्था होगा, उस पे वार नहीं किया जाएगा। कोई घोड़े से गिर गया है, कोई इंजर्ड पड़ा हुआ है युद्ध मैदान में, तो उस पे अटैक नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके के बहुत सारे कोड जो हैं वो हमने धर्म युद्ध में लिख दिए हैं और वो समहाउ वो जो ये कोड था ये हमारे शासकों ने हमेशा अपनाया। जबकि महाभारत में ये हमेशा जो है कृष्ण भगवान ने कहा है कि धर्म के लिए जो है अधर्म को हराने के लिए आपको कई बार जो है अधर्म का सहारा लेना पड़ता है। आप हमेशा धर्म से नहीं जीत सकते आपको। तो बहुत सारे जो वाक्य हैं वो महाभारत में कृष्ण जी ने अपनाए। जैसे कि कर्ण को जब मारा उन्होंने, तो वो अपना रथ का पहिया फँस गया था। तो धर्म युद्ध के तहत जो है वो नहीं होना चाहिए था, बट उन्होंने किया। उनका गोल था, उनको शत्रुबोध था कि हमें जो है कैसे भी करके उनको हराना है। तो एक ये था। उसका दूसरा जो पहलू होता है धर्मयुद्ध का, वो होता है कूट युद्ध, जहाँ पे आपको कूटनीति इस्तेमाल करनी होती है वहाँ पे। तो ये इसपे में चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है ये कि कैसे हमको ये यूज़ करना है, कैसे हमें जासूसी सिस्टम जो है, ये स्पाई सिस्टम हमें उसको उसको अपनाना है, दुश्मनों के खेमे में जाके हमें पता लगाना है कि उनकी क्या रणनीति है। तो वो जो है वो कहीं पे हमने कूट नीति का या कूट युद्ध का यूज़ नहीं किया हमने। तो सबसे पहला था। तो किसी भी जो मिलिट्री जब जब युद्ध होता है तो उसमें कई सारे कंपोनेंट होते हैं। तो एक होता है हार्डवेयर, जैसे किसी कंप्यूटर सिस्टम होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में होता है स्ट्रैटेजी, सबसे बड़ी चीज़। फिर माइंडसेट, उसका क्या है? तो स्ट्रैटेजी में पहले मैं थोड़ा बात करता हूँ। तो स्ट्रैटेजी में जो है कि आपको कैसे लड़ना है उससे, कहाँ पे लड़ना है, कब लड़ना है। तो कब लड़ना है जब युद्ध आपका जो दुश्मन है वो कमज़ोर है। और हमेशा ये जाना जाता है, ये चाणक्य ने भी कहा है कि आपको जो है ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस। आपको आक्रमण करना है, आपका शत्रु जो है आपके आपके दरवाज़े पे है, अगर आपका पड़ोसी है, तो आपको उसके घर में घुस के जो है आपको उसको न्यूट्रलाइज़ करना है उसको। तो ये हमारे जो शासक थे उन्होंने कभी ये इस बात पे ध्यान नहीं दिया। तो जो स्ट्रैटेजी है वो सबसे बड़ी कंपोनेंट थी और ये हमारी वीकनेस रही और ये वीकनेस आज भी है ये। दूसरा है जो माइंडसेट है, जिसको हम बोलते हैं डीएनए, कि हमें किसी भी तरीके से अपने दुश्मन को हराना है। अभी जैसे अब इज़राइल हमास का युद्ध चल रहा है इस समय, तो आप इज़राइल का माइंडसेट देखिए, वो जो है उसको उसका एक गोल है कि हमें हमास को हराना ही हराना है, चाहे उसकी कोई भी कॉस्ट हो। तो उसके लिए जो है वो चाहे वो अमेरिका बोल रहा हो, यूएनओ बोल रहा हो, डब्ल्यूएचओ बोल रहा हो, वो किसी की नहीं सुन रहा है। उसको बस एक ही इस समय गोल है उसके दिमाग में कि हमें इस दुश्मन को खत्म करना है। तो यही जो माइंडसेट जब अगर होगा तो आप युद्ध में अधिकतर जो है आपकी प्रोबेबिलिटी जीतने की काफ़ी बढ़ जाती है। फिर जो हार्डवेयर पार्ट में आते हैं मिलिट्री इक्विपमेंट। तो क्या आपके पास इक्विपमेंट हैं? क्या आप जो है आपका एनिमी जो है, आपके जो दुश्मन जो हैं, उससे आप कितने आप उसमें कितने आप उसके साथ जो है क्या कंपैरिज़न है आपका? तो जो मध्यकालीन भारत में अगर हम देखेंगे तो जो तुर्क थे वो हमेशा हमसे आगे रहे। तो जब जब हम तलवारों से लड़ रहे थे तो वो धनुष बाण लेके आए। जब वो धनुष बाण से लड़ रहे थे तो वो उन्होंने
जो हमारे जो धनुष थे वो सिंपल एक वुडन थे, बो एंड एरो। उनके पास जो थे कंपोजिट बो एंड एरो एरो थे। तो वो जो है एनिमल मसल और वुड दोनों के मिल के बनता था वो। तो उससे क्या होता था कि जो उसकी फायर पावर होती थी, वो बहुत ज़्यादा होती थी। जो उसकी स्पीड होती थी, वो बहुत ज़्यादा होती थी। तो वो बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव थे, एज़ कम्पेयर टू हमारे धनुष बाण के। तो ये नंबर 1 ये था। फिर नंबर 2 उनके पास जो उनके एसेट्स था सबसे बड़ा वो थे घोड़े। जो तुर्की घोड़े थे सब अभी भी जो है सबसे उनके जो हाइट होती है, जो उनका दमखम होता है, वो बहुत ज़्यादा होता था हमारे घोड़ों के कंपैरिज़न में उसकी अपेक्षा। तो वो घोड़े जो है यही मेन जो था वो था। तो हमने कई बार जो है हमारे जो राजा थे उन्होंने इम्पोर्ट करने की भी कोशिश करी, कि कई बार पर्शिया से वो घोड़े आते थे, कई बार अरबी घोड़े लेके आते थे, कई बार तुर्क से भी हम लोग इम्पोर्ट करते थे। बट हमारा जो जो वेदर था हमारा जो बड़ा ह्यूमिड था उसमें वो घोड़े सर्वाइव नहीं कर पाते थे। या उनको फिर जो ट्रेनिंग देनी होती थी वो भी जो है हमारे पास ट्रेनर नहीं थे। तो घोड़े तो आ जाते थे, लेकिन उनको कैसे ट्रेन करना है वो हमें पता नहीं था वो। तो यहाँ पे एक जो है ये हमसे एक एक ये गड़बड़ थी। तीसरी बात जो थी स्टैंडिंग आर्मी, जो जो एक जो उनके पास जो जो तुर्क थे या अफ़गान थे, उनके पास एक स्टैंडिंग आर्मी होती थी, वो उनका जो है पूरे साल भर जो है वो ट्रेनिंग होती थी, कि कैसे उनको लड़ना है, कैसे किस स्ट्रैटेजी में वो लड़ेंगे वो। जबकि हमारे यहाँ क्या था कि स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी। जब उनको पता लगता था कि दुश्मन जो है वो अटैक करने आ रहा है, तब सडनली वो लोग जगते थे और उसके बाद जो है वो कैसे भी सबको बुला देते थे। उसमें तो किसान भी आ जाते थे, उसमें जो कारीगर होते थे, जो मतलब नॉन मिलिट्री जो फ़ोर्सेस थी वो उसके भी वो पार्ट बन जाते थे। तो ज़ाहिर है उनके पास जो है ना ट्रेनिंग थी, उनको कैसे लड़ना था। बट वो बहादुर होते थे। बस एक ही उनमें जो ब्रेवरी जो पार्ट थी वो था कि युद्ध के मैदान में हम लड़ेंगे, या तो फिर जीतेंगे या फिर मरेंगे। उसमें ये नहीं था कि कोई भी जो है वो भाग के आ गया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी, लेकिन क्योंकि स्ट्रैटेजी हमारे पास प्रॉपर नहीं थी, इसके कारण जो है हम जो है कई बार हारे हम। इसी तरीके से अगर एक और बात करते हैं जैसे धर्मयुद्ध का ही पार्ट था, तो जब 1191 में जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पे अटैक किया, उसके बाद जो है वो पृथ्वीराज चौहान ने उसको बुरी तरीके से हरा दिया उसको। तो मोहम्मद गौरी शाम को जो पड़ा हुआ था युद्ध के मैदान में, इनको शायद पता ही नहीं था कि मोहम्मद गौरी जो है इंजर्ड जो है वो युद्ध के मैदान में पड़ा हुआ है। तो ये लोग वापस आ गए अपने कैंप्स में, और फिर वो उसके जो 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 साथी थे वो उसको उठा के मोहम्मद गौरी को उठा के वापस गजनी ले गए, जो कि अफ़गानिस्तान में था। और उसके बाद जो है वो वहाँ पे वो 1 साल में अंदर अंदर जो है वो ठीक हुआ। तब उसने फिर ट्रेनिंग भी करी, उसने देखा कि क्या उसकी वीकनेस थी। उसने फिर वो उन वीकनेसेस को ठीक किया उसने, और उसके बाद दोबारा अटैक किया 1 साल के अंदर। तो अब इसके जो है वो पृथ्वीराज चौहान के पास कोई जो है उनके पास जवाब नहीं था, और वो युद्ध में जो है वो मारे गए वो। उसके बाद से हमारा जो है वो सल्तनत राज्य जो है वो स्थापित हो गया वहाँ पे, और हम 500 साल तक जो है वो हम उनके गुलाम रहे उनके। तो ये एक जो सिस्टम था ये इसमें जो है हमारी बड़ी हार हुई इसमें। और फिर एक इसमें मैंने स्टडी करी है गेम गेम थ्योरी की। तो इसमें गेम थ्योरी भी है इसमें। गेम थ्योरी क्या क्या बोलती है कि अगर दोनों में विन-विन सिचुएशन होगी, तो दोनों जने प्रॉस्पर करेंगे, जो 2 पार्टीज़ हैं। अगर एक पार्टी अटैक करती है और वो जीतती है, तो वो प्रॉस्पर करेगी, दूसरा का बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये इससे मैंने इसमें इसको एनालाइज़ करते हुए मैंने इसमें एक पूरा एक चैप्टर लिखा है इसमें, कि कैसे जो है अगर दोनों पार्टी जो है अगर मिल-जुल के काम करते हैं, तो हमने हमेशा उसमें बिलीव किया हमने उसमें। तो हम हमेशा जो है वो उसमें रहे हम उसमें, जबकि जो तुर्क थे वो कहते थे कि हम अटैक करेंगे और जितनी भी इनकी संपत्ति है हम उसको लूट के लेके जाएँगे। उसके बाद जो अभी हम बात करते हैं कि ये इन्वेजन्स कब हुए? तो सबसे पहला इन्वेजन जो हुआ वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ सिंध में, 710 ईस्वी में हुआ ये, जब उन्होंने सिंध पे अरब से आक्रमण किया उन्होंने। तो उसके भी का रीज़न थे कि अरब का जो है वो बिज़नेस यहाँ पे था, पहले भी वो करते थे वो। उनकी नेवी जो है स्ट्रॉन्ग थी, उनके जो मर्चेंट्स थे वो आते रहते थे इंडिया में बिज़नेस करने के लिए। तो एक बार क्या हुआ कि जो उनके कुछ वहाँ पे जो लुटेरे थे उनका जहाज़ जो है उन्होंने कब्ज़ा कर लिया उस जहाज़ पे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी, जो राजा दाहिर थे, वो उससे रिक्वेस्ट करी जो खलीफा थे बगदाद के, कि हमारे जहाज़ को छुड़ाने में मदद करिए उसको। तो वो दाहिर ने बोला कि वो जो लुटेरे हैं वो हमारे उसमें नहीं हैं और हम इसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकते। तो वहाँ से रिलेशनशिप ख़राब होनी शुरू हो गई और उनको एक शायद एक बहाना भी चाहिए था। उस समय तक उन्होंने पूरा जो जो लेवांट जो जो एरिया था मिडल ईस्ट में, जहाँ पे आजकल इज़राइल, लेबनान और सीरिया हैं,
उस पे वो अधिकार कर चुके थे। जो जो अफ्रीका था, जो जहाँ पे आज मोरक्को और अल्जीरिया है, वहाँ पे कर चुके थे। फिर इधर आके जो उनका ईस्ट था, जो पर्शिया पार्ट था, वहाँ पे भी वो अधिकार कर चुके थे। थोड़ा बहुत अफ़गानिस्तान भी उनके कब्ज़े में चला गया था। तो उसके बाद उनको था कि हमें एक्सपांड करना है, तो वो उनको सिंध पे अटैक करने का कोई ना कोई बहाना चाहिए था। अब उन्होंने ये स्टडी किया हमारे उसमें, तो उन्होंने पाया कि जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो जो है वो राजा दाहिर से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। और वो उन्होंने जो है फिर इस चीज़ को जो जो हमारे अंदर डिवाइड था, उसको भुनाते हुए उसको जो है बुद्धिस्ट से बात करी और उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ मिल जाइए और जीतने के बाद हम आपका जो है बुद्धिस्ट किंगडम एक जो है हम वहाँ पे स्थापित कर देंगे सिंध में। तो उसके बाद जो है, क्योंकि जब वो लोग उनसे मिल गए तो जितने भी सीक्रेट्स थे राजा दाहिर के वो सब उनके पास चले गए। तो उन्होंने बताया कि जो जो सिंध में जो कराची जो है अभी, जो किला है वहाँ पे जो एक एक झंडा लगा हुआ है, अगर आप उसको तोड़ देंगे तो वो वहाँ पे तब कैओस हो जाएगा और वो उनको समझ में नहीं आएगा। तो उसके पास तब भी कैटापल्ट्स करके एक जो होता है वहाँ पे, जो रूडिमेंट्री तोपें थी उस समय, जिससे वो करके जो गुलेल टाइप की होती है, और उससे उन्होंने पत्थर बरसाने शुरू किए। और जैसे ही वो जो झंडा गिरा, सडनली सब लोग जो है, जो हिंदू आर्मी थी वो डिस्करेज हो गई उसमें। और वो फिर उसके बाद डिस्करेज हुई, वो लोग निकल पड़े विदाउट एनी स्ट्रेटेजी, और फिर वहाँ पे किले के बाहर लड़ाई हुई और उसमें ये लोग परास्त हो गए उसमें। राजा दाहिर ने जो है फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो हम परास्त हो रहे हैं, अभी हार रहे हैं हम अभी अभी और हम जाके फिर कभी और लड़ाई करते हैं। तो वो एक पास के जो है शहर में चले गए और वहाँ पे अपने जो है सेना फिर से जुड़ानी शुरू करी उन्होंने। बट कासिम को तो है वो राजा दाहिर को मारना था, उसका गोल था कि उसको मार के हम उसको पूरा का पूरा जो है हम उसको उसका राज्य कब्जे में करेंगे। तो करीब लगभग 1 महीने तक ऐसे ही 1-2 नदी के एक तरफ दाहिर थे, एक तरफ मोहम्मद बिन कासिम थे, तो वो एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को देखते रहे कि कब हमें अटैक करना है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने तब इनिशिएटिव लिया और वहाँ पे एक नावों का पुल बनाया और एक रात में जो है उन पे अटैक किया। ये लोग सो रहे थे, इनको पता ही नहीं लगा, और सडनली जो है अटैक होने के बाद ये लोग राजा दाहिर जो है जब तक वो जगते, वो लोग वो हाथी पे बैठ के उन्होंने लड़ाई शुरू करी। अभी जब हाथी पे आप बैठे हुए हैं तो सबसे दूर से आप दिख रहे हैं लोगों को। तो एक जो कमांड सेंटर था वो पहले से ही जो है वो आपको दुश्मन को दिख रहा है वो। तो एक हाथी का एक ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। तो उन्होंने उस पे तीर बरसाने शुरू किए और एक तीर जो है, कई सारे तीरों में से एक तीर जो है राजा दाहिर के लगा। वो गिर पड़े वो, और वो जो है वो मारे गए। तो उसके बाद से सिंध में जो है वो वहाँ पे उनका अरबों का शासन हो गया। उसके बाद जो है जितने भी वहाँ पे सिंध में मंदिर थे और सब तोड़े गए, उसमें सारी संपत्ति थी, जो जितने हीरे जवाहरात थे वो सब लूट के वो ले गए वो। फिर वो वहाँ पे एक मुल्तान में एक सन टेम्पल था, वो भी बड़ा भव्य मंदिर था वहाँ पे। तो वो मोहम्मद बिन कासिम वहाँ पे गया, उसकी मूर्तियों को वहाँ पे खंडित किया वहाँ पे। उसके उनकी जो जो सूर्य भगवान की जो जो प्रतिमा थी, उस पे उन्होंने गाय की जो है वो उस पे मांस डाल दिया, उसका एक माला चढ़ा दी, उसके हाथ-पैर तोड़ दिए उस प्रतिमा के। और वो उन पत्थरों को लेके वो जो है वो वहाँ पे बगदाद भेज दिया गया ताकि उनको मस्जिद मस्जिद में लगा दिया जाए उसमें। तो यहाँ पे ये सिंध में ये हुआ। फिर उसके बाद जो है हमारे बहुत सारे राजा चालुक्यास थे उस समय, पुलकेशिन थे जो बहुत बड़े राजा थे। उन्होंने जब ये सिंध के बाद जो है ये गुजरात में अरबों ने अटैक किया, तो पुलकेशिन ने नवसारी जगह पे उनको रिपेल किया, उस पे वहाँ पे जाके उनसे लड़ाई करी और उनको खदेड़ दिया। सिमिलरली कश्मीर में जो थे ललितादित्य, उनको भी लगा कि यहाँ पे भी कश्मीर में भी अटैक होने वाला है, तो उन्होंने उन पे अटैक किया। तो उसके बाद जो है वो अरब जो है इन सब अटैक से परेशान होके वो सिर्फ सिंध में ही रह गए। उन्होंने 300 साल तक जो है वो अटैक करने की नहीं सोची उन्होंने। उसके बाद जो है ऐसे ही रहा, फिर वहाँ पे गुर्जर प्रतिहार भी आ गए वहाँ पे, जो उन्होंने काफ़ी बड़ा एक शासन जो है पूरे भारतवर्ष में कायम किया। तो वो 300 साल तक, 710 से जब तक महमूद गजनवी नहीं आया, करीब 290 साल हुए ये, वहाँ तब तक जो है वो काफ़ी अमन चैन रहा। फिर से हम लोगों ने अपने आप को जो है अपने इकट्ठा किया हम लोगों को अपने आप को, और उसके बाद रहा। उसके बाद जब महमूद गजनवी जब आया वो सिंध में, तब तक वो अफ़गानिस्तान जो है पूरा, लेकिन तब तक जो है उनके हाथ में चला गया था, तुर्कों के हाथ में, और वो गजनी उनका कैपिटल बन गया था। महमूद गजनवी को लगा कि जो है हिंदुस्तान में जो बेशुमार धन संपत्ति है, वहाँ पे मंदिर में जो है वो सब ये रखा जाता है यहाँ पे, और वो बिल्कुल अनसिक्योर्ड है, कोई वहाँ पे सेफ्टी नहीं है, वहाँ पे कोई भी आर्मी नहीं होती है।
उनको सिर्फ़ क्या है गज़नवी को सिर्फ़ एक रेड करनी थी, सरप्राइज़ अटैक, एक गुरिल्ला टाइप का अटैक करना था और आके मंदिर को लूटना था और फिर उसको वापस लेके चले जाना था। तो उसने ये स्ट्रैटेजी उसकी पहले उसमें ही बड़ी काम आई उसकी। और वहाँ पे उस समय जो आज का पंजाब है, जो पाकिस्तान का पंजाब है और जो इंडिया का पंजाब है, वहाँ पे हिंदूशाही शासन था वहाँ पे। ज जयपाल जो है वहाँ के शासक थे उसको, वहाँ पे फिर वहाँ पे बड़ी लड़ाई हुई। जयपाल जो थे उन्होंने उन्होंने काफ़ी उसको जो है उससे कई बार उनसे 5-6 बार जो है उनसे लड़ाई हुई उसकी और उन्होंने लेकिन वो हारते गए वो जयपाल। उनके उसके बाद जो है उनके जो पुत्र थे आनंदपाल, उन्होंने भी ऐसे ही उससे लड़ाई करी लेकिन क्योंकि वो सरप्राइज़ अटैक करता था गज़नवी और उसके पास उसका कोई उनके पास आंसर नहीं था। तो इस तरीके से पूरा फिर जो हिंदुशाही शासन था वो ख़त्म हो गया। उसने फिर गज़नवी ने फिर आगे आके हिमाचल में कांगड़ा था, वहाँ पे एक बड़ा मंदिर था, वहाँ पे अटैक किया। तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी कि जैसे ही वो एक मंदिर में अटैक करेगा, उसी समय जब वापस जा रहा होता था, तो वो दूसरे मंदिर के बारे में पता करके जाता था कि अब नेक्स्ट मंदिर कौन-सा होगा। वहाँ पे क्या उसका टेरेन है, क्या टोपोग्राफ़ी है वहाँ पे और वहाँ पे कितने जो है वहाँ पे वहाँ का राजा कैसा है, उसकी पास कितनी आर्मी है। तो ये सारा जो जो डेटा था वो इकट्ठा करके वो जाता था। उस डेटा को वो स्टडी करता था और उसके बाद जो है वो वहाँ पे अगले साल अटैक करता था। तो इस तरीके से उसने 25 साल में 17 बार हमारे हिंदुस्तान पे उसने अटैक किया। एक के बाद अटैक किया और हम लोगों को पता ही नहीं रहता था कि वो नेक्स्ट अटैक कब होगा। उनके पास जो घोड़े होते थे, वो 100 किलोमीटर पर आवर के साथ चलते थे वो। 100 किलोमीटर पर डे के हिसाब से। तो अगर गजनी से पानीपत जो है वो 500 किलोमीटर है करीब-करीब, तो 500 किलोमीटर की वो दूरी 5 दिन में तय करता था। प्लस वो घोड़ों के साथ एक अपने हर सोल्जर के पास एक स्पेयर घोड़ा रहता था कि अगर वो घोड़ा थक जाता था तो वो लोग घोड़े बदल के दूसरे पे बैठते थे। तो इस तरीके से और उनके पास जो अपने साथ जो है वो डिपेंडेंट नहीं होते थे किसी पे कि लूट के जो है हम खाना कैसे खाएंगे, क्या क्या हमारा जो है वो सप्लाई चेन रहेगा। तो अपने साथ जो है वो ड्राई मीट लेके चलते थे वो एक घोड़े पे और वो वहाँ पे आके वो रात में जहाँ पे भी ठहरते थे उसी मीट को वो बॉयल करते थे। तो सॉर्ट ऑफ वो पैकेज फूड था वो। उसमें नमक डाला और उसको खा लिया उसको। तो किसी भी तरीके से वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं थे। तो उनका काम था कि कैसे भी जो है वो पहुँचना है एनिमी टेरिटरी में और जाके और उसको वहाँ पे रेड करनी है बस। तो इस तरीके से 17 बार वो यहाँ पे वो आया वो। तो अब हम बात कर रहे थे महमूद गजनवी की, तो उसने 25 साल में 17 बार आक्रमण किया उसने। तो जो उसका सबसे जो आखिरी आक्रमण था, वो था सोमनाथ मंदिर पे। तो उसको पता था कि सोमनाथ मंदिर जो है सबसे एक ज्योतिर्लिंग है और सबसे जो पवित्र स्थान है हिंदुओं का और उसने जो है उसको उसने जब उससे पहले आक्रमण में उसने पता किया कि ये जो उसका रास्ता है गजनी से वो डेजर्ट के थ्रू होके जाता है। तो उसने सब सोल्जर्स को उसने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि सारे सोल्जर्स को जब रेगिस्तान से निकलना पड़ेगा तो पानी की बड़ी आवश्यकता रहेगी। तो अभी तक वो ऊँटों का यूज़ नहीं करता था वो, क्योंकि उसको चाहिए था कि स्पीड हो, सरप्राइज़ अटैक हो। तो उसके लिए उसने इस वाले सोमनाथ के लिए उसने ऊँटों का यूज़ किया स्पेशली। तो उसमें उसने पानी का बड़ा इंतज़ाम किया उसने ताकि कहीं पे भी जो है वहाँ पे उसके सैनिक जो हैं वो मरे नहीं उसके पानी के प्यास से। उ और फिर वो जो है वो इस बार उसने डबल सैनिक जो हैं वो उसने एम्प्लॉय किए उसने, सबको पहले बताया उसने कि हम जो है किसी एक भव्य मंदिर पे जाके अटैक करेंगे और हमें इतना सोना-चांदी होगा कि हमें उसको लूट के लाना जो है उसको पैक करके लेके जाना बड़ा मुश्किल काम होगा, तो सबको तैयार रहना है। और उसने सरप्राइज़ भी ये रखा उसने अपने सैनिकों के साथ भी कि किसी को नहीं बताया कि हमें कहाँ पे जाना है। वो पहले वहाँ से चला, सिंध होते हुए राजस्थान आया, सडनली राजस्थान से उसने जो है वो डाइवर्जन किया और साउथ में आके गुजरात में आ गया। तो सोमनाथ में जब लोग पहुँचे तो जो उसका शासक था तो वो सडनली उसको पता ही नहीं था कि ये इतने बड़े सैनिक आ जाएँगे। हालाँकि उसने नाम सुना हुआ था कि महमूद गज़नवी एक जो है उसने बहुत सारी तहस-नहस की है। लेकिन वो प्रिपेयर नहीं था वो। तो उसके जब वो आया तो बहुत सारे जो जितने जितने भी हिंदू ब्राह्मण थे, जो पंडित थे और बाकी जो लोग थे, उन्होंने भी तलवारें उठा के उस पे उसको डिफेंड करने की कोशिश करी। बट लेकिन उनके जो सैनिक थे गज़नवी के बहुत ट्रेन्ड सैनिक थे, तो उसका कोई 2-3 दिन तक लड़ाई चलती रही। बट वो जो है वो उन लोगों का उसको ओवरपावर नहीं कर पाए और सारे के सारे लोग मारे गए उसमें।
फिर जब गजनवी अंदर घुसा वो उस मंदिर में, तो उसने देखा उसकी भव्यता कि कितना बड़ा ऊंचा मंदिर, बिल्कुल आकाश गगनचुंबी मंदिर है वो। उसमें उसने देखा कि शिवलिंग जो है वो मिड एयर में तैर रहा है वो। तो उसने सबसे पहले जो उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, कि ये कैसी फिजिक्स है ये। तो उसने अपनी तलवार के जो जहाँ पे लटक रहा था, उसने जो है वो ऐसी तलवार घुमाई उसने शिवलिंग के नीचे से। वो तलवार ऐसी चली गई, उसको लगा कि पहले कुछ इनविजिबल सपोर्ट रहा होगा, बट वैसा कुछ नहीं था वहाँ पे। उसके बाद जो है वो उसने फिर उसके चारों तरफ फिर से वो अपनी तलवार घुमाई, तो वो बिल्कुल पूरी स्पेस जो है वो ब्लैंक थी वो। तो उसको समझ में नहीं आया ये कैसे था। फिर उसको किसी ने बताया कि ऊपर जो है वो मैग्नेट्स लगे हुए हैं जो इसको इसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो उसने अपने सैनिकों को छत पे भेजा, उसने फिर जो वहाँ पे जो स्टोन्स वगैरह थे, जो जो यहाँ पे मैग्नेट थे, तो उसको हटाया, तो तब फिर वो जो टिल्ट हुआ शिवलिंग। उसके बाद उसको समझ में आया, तो उसने वो सारे जो मैग्नेट थे वो उसको उल्टा-पुल्टा कर दिया, और सब शिवलिंग फिर वो नीचे गिर गया, और फिर वहाँ पे उसने सबको खंडित कर दिया उसने। वहाँ से फिर वो इतना वो हो उत्साहित हो गया, उसने फिर नीचे उसके बेसमेंट में पूरा सब जमा था, जितने भी हीरे और सोना चांदी था, जितना धन था, वो सब लेके गया उसको। सब उसने उसको उन्हीं ऊँटों पे लादा उसने, और उसके बाद जो है वो उसको लेके गया। उसने यहाँ तक कि जो मंदिर के जो दीवार जो किवाड़ थे, उसके जो द्वार थे, वो तक भी उसने नहीं छोड़े, वो भी वो लेके चला गया। वो सब चंदन के दरवाजे थे वो, तो वो भी वो ऊँटों पे लाद के उसको तोड़ के वो उसको वापस सिंध ले गया। यही दरवाजे जब अंग्रेज आए, तो उनको लगा कि जो है मुसलमानों ने बड़ा अत्याचार किया हुआ है हिंदुओं पे, तो उसने जो एक वहाँ के उस समय गवर्नर जनरल थे, तो उसको उन्होंने बोला कि ये दीवार जो 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 ये इसके द्वार हैं, ये गजनी की जो जो दरगाह है उस पे लगे हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि ये जो दरवाजे हैं इसको तोड़ के लेके आओ, वापस सोमनाथ में हम इसको स्थापित करेंगे। वो दरवाजे वो तोड़ के लाए, जो उनकी बटालियन थी अंग्रेज़ों की, वो लाए, तो जब उनकी उसकी स्टडी की वहाँ पे, तो वो पाया कि वो तो देवदार के हैं, जो सिंध में बहुत होते हैं, जो जो सॉरी गज़नी में बहुत होते हैं, और वो चंदन के नहीं थे, ये द्वार तो जो है चंदन के थे ये। तो उसके बाद वो द्वार को जब है तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसको पूरे पहले गुजरात में उसको जो है वो घुमाया गया था, दिखाने के लिए कि जो है हम तुम्हारे द्वार जो हैं, हम वापस लेके आए हैं। बट जब वो रिजेक्ट हो गए वो, तो उसको फिर बाद में उन्होंने आगरा फोर्ट में के बेसमेंट में रखवा दिया, जो कि वो आज भी रखे हुए हैं वो। और इसी पे फिर जब जब आज़ादी हुई, उसके बाद जो है वो हमारे एक मंत्री थे के.एम. मुंशी, बड़े प्रसिद्ध मंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि हमें सोमनाथ मंदिर का जो है जीर्णोद्धार करवाना है। तो उसमें सरदार पटेल ने भी जो है बड़ी प्रमुख भूमिका निभाई, और उन्होंने कहा कि जो उस पे मस्जिद बना दी थी, उस मस्जिद को जो है फिर उन्होंने कहा कि मंदिर जो है वो वहीं पे बनेगा। उस मस्जिद को शिफ्ट कर दिया थोड़ा दूर पे, और उस मंदिर पे दोबारा से उस सोमनाथ मंदिर को वहाँ पे उसी जगह पे बनवाया गया। तो जो श्री राम मंदिर बन रहा है, ये पहला वाक़या नहीं है ये। उससे पहले भी हम सोमनाथ में एग्ज़ैक्टली हम ये कर चुके हैं ये। उस मंदिर को बनने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था, बहुत धन की आवश्यकता थी उसमें। नेहरू जी जो थे उसमें फिर अड़ गए उसमें, और गांधी जी को भी ये पसंद नहीं आया कि एक मस्जिद को शिफ्ट किया जाए और वो वहाँ पे एक मंदिर बनवाया जाए। हालाँकि गांधी जी ने बोला कि आप मंदिर बनवाइए इसमें, लेकिन जो है वो गवर्नमेंट के फंडिंग से नहीं बनेगा। आपको जो है वो जो लोगों से क्राउड फंडिंग करके जो है आपको वो यूज़ करना पड़ेगा। नेहरू जी तो बिल्कुल अगेंस्ट थे उसके, कि ये मंदिर कैसे बनेगा, ये तो सेकुलर कंट्री है। हालाँकि उस समय सेकुलर वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन सबके दिमाग में वो था पूरे नेहरू के मंत्रिमंडल में कि ये सेकुलर है, सेकुलर है। 2-3 मंत्रियों को छोड़ के मुंशी जी हो गए, सरदार पटेल हो गए। तो जब मंदिर बन गया, तो उसके बाद उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो राष्ट्रपति थे, तो उनको इनॉग्रेशन के लिए बुलाया गया कि आप आके इनॉग्रेट करिए इसको। तो उन्होंने जो है वो नेहरू जी ने मना कर दिया कि नहीं, आप नहीं जाएँगे इसमें। सरकार का कोई भी जो है इसमें योगदान नहीं होगा, किसी को लगना नहीं चाहिए कि सरकार ने ये बनवाया है। अब राष्ट्रपति जा रहा है तो एक स्टैम्प लग रही है कि जो है इंडियन गवर्नमेंट का के द्वारा ये किया गया है। बट सब राजेंद्र प्रसाद जी ने कोई कुछ बात उसकी उनकी मानी नहीं, और वहाँ पे जाके उस मंदिर का उद्घाटन किया। हालाँकि उसके बाद से जो है राजेंद्र प्रसाद और नेहरू जी में बड़ा 36 का आंकड़ा हो गया, और दोनों जो है फिर उनकी रिलेशनशिप कभी अच्छी नहीं रही। तो ये मोहम्मद गज़नी का प्रकरण था। उसके बाद जो है फिर से 150 साल, पौने 200 साल तक शांति रही, रिलेटिव शांति। अटैक वो करते रहे वो, लेकिन हम उसको रिपेल करते रहे। कैसे भी उसको रिपेल करते रहे। वो लोग आते थे, कभी जो अभी पंजाब है या फिर थोड़ा बहुत आगे पानीपत तक वो आए, और उसके बाद वो वापस चले गए उसको। हमने कभी भी उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। गुर्जर प्रत्याहार तब भी थे,
तो उसका जो है एक मिहिर भोज का नाम सुना होगा आपने, तो वो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी उसमें वो किया उसमें। उसके बाद जब मोहम्मद गौरी आया तो उसको लगा कि गज़नी में गज़नवी वंश का तब तक नाश हो चुका था। मोहम्मद गौरी ने जो गोर वंश की स्थापना करी गज़नवी शहर में ही, और उसके बाद जो है उसने अटैक करने शुरू किए। उस अटैक में सबसे पहले जो ये आई थिंक दूसरा या तीसरा अटैक जो है उसने माउंट आबू में किया। नाइकी देवी का उस समय वहाँ पे शासन था। अब नाइकी देवी जो थी वो, उनको पता था कि मोहम्मद गौरी के बारे में या तुर्कों के बारे में वो कैसे अटैक करते हैं। तो उनको पता था कि वो जो 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 ये तुर्की घोड़े होते हैं, ये मैदानी इलाकों में बहुत इफ़ेक्टिव हैं, और जो पहाड़ी इलाके हैं वो बिल्कुल उस समय वो वहाँ पे वो चल नहीं सकते, ऊबड़-खाबड़ ज़मीन होती है वहाँ पे, तो वो बिल्कुल इनइफ़ेक्टिव है। तो जो उनका मेन एसेट था, मोहम्मद गौरी का जो घोड़ों का के रूप में, वो बिल्कुल इनइफ़ेक्टिव हो गया। तो वहाँ पे जब मोहम्मद गौरी ने वहाँ पे अटैक किया, तो वहाँ पे जब लड़ाई हुई, तो मोहम्मद गौरी बुरी तरीके से हार गया। जबकि जो उस समय जो उसकी सेना थी और नाइकी देवी की सेना में बहुत ज़्यादा अंतर था। बहुत बड़ी सेना थी उसकी, और नाइकी देवी की सेना जो है बहुत कम थी। बट स्टिल जो है मोहम्मद गौरी उसमें हार गया, और वो दुम दबा के वो भाग गया वापस गजनी शहर में। तो एक एक ये लड़ाई जो थी, जो सबसे पहली जो है हमने जिसमें बुरी तरीके से तुर्कों को हराया, वो ये थी। इसमें सबसे जो हमने लड़ाई वो क्यों जीती? क्योंकि हमने अब देखा कि हमारी क्या जो है, क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। उसको चलते हुए हमने, उसको देखते हुए, उसको एनालिसिस करने के बाद में, हमने हमें कहाँ लड़ना है, वो उन्होंने जो है वो बताया उसमें कि हम यहाँ पे अगर लड़ेंगे, पहाड़ों पे लड़ेंगे, तो वो कभी नहीं जीत सकते। मैदानी इलाकों में, जो पंजाब का और उत्तर प्रदेश का जो इलाका है या हरियाणा का इलाका है, इसमें हम उनको उनसे कभी नहीं जीत सकते। तो ये लेकिन जो जो लेसन था, ये हमें सीखना चाहिए था। ये हम कभी जो है इस लेसन को दोहरा नहीं पाए कि हमें उनको कैसे हराना है। ये जो बाद में 500-600 साल बाद महाराज शिवाजी थे, उन्होंने जो है वो उन्होंने देखा कि ये जो है अगर हम इसको रेप्लिकेट करते हैं, तो हम जो उस समय औरंगज़ेब थे, उसकी सेना को हराया जा सकता है। तो उन्होंने भी वैसे ही किया, जो वहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है महाराष्ट्र में, वहाँ पे टॉप पे उन्होंने किले बनवाए, और वहाँ पे जो है वो गुरिल्ला अटैक करते थे औरंगज़ेब की सेना को। क्योंकि उनको पता था कि जो मैदानी इलाके हैं, वहाँ पे हम लड़ेंगे तो हम कभी जीत नहीं सकते। इस तरीके से उन्होंने औरंगज़ेब की सेना को बुरी तरीके से हराया, और वहाँ पे डेक्कन में कभी भी, जो दक्खन जो एरिया था उस समय, कभी भी मुगलों की सेना को हावी नहीं होने दिया। इस लेसन को सीखते हुए फिर जब औरंगज़ेब ने असम में अटैक किया, तो असम में क्यों अटैक किया उन्होंने? इसके पीछे भी एक कहानी है कि जब शिवाजी को जब गए वहाँ पे औरंगज़ेब की, तो जयसिंह एक राजा थे जो कि औरंगज़ेब के अधीन थे, बट शिवाजी के दोस्त थे। तो उन्होंने कहा कि भई ये लड़ने से अच्छा है कि आप जो है मित्रता कर लीजिए औरंगज़ेब से, उसको कुछ ट्रिब्यूट या कुछ टैक्स देते रहिए, तो शांति रहेगी। तो शिवाजी महाराज को लगा कि चलो बात तो कर लेते हैं इनसे। तो उसके उसमें गए वो औरंगज़ेब के दरबार में। तो औरंगज़ेब ने कहा, जो मुगलों का जो था, कि आप झुक के उनको सलाम करिए। तो शिवाजी महाराज ने उससे इनकार कर दिया कि मैं एक राजा हूँ और मैं झुक के जो है वो सलाम नहीं करूँगा। तो एक अदब से जो एक राजा दूसरे राजा से जो जैसे व्यवहार करता है, वैसे ही किया। तो औरंगज़ेब को गुस्सा आया, उन्होंने आगरा के किले में उनको कैद कर दिया। फिर जो है वो सबको पता ही है कि कैसे शिवाजी महाराज जो हैं वो बाहर निकलने में कामयाब रहे उस फोर्ट से। वो एक फूलों की टोकरी में जो है वो निकल के से निकल गए वहाँ पे। तो औरंगज़ेब ने इसका पूरा जो है वो बोला कि जयसिंह और उनके एक पुत्र थे राम सिंह, कि ये लोग ज़िम्मेदार हैं कि शिवाजी कैसे जो है वो भाग गए वहाँ से। तो एज़ ए पनिशमेंट उन्होंने राम सिंह को जो है वो बोला कि आप आसाम जाइए, और वहाँ पे जाके आसाम को जो अहोम्स थे उस समय, उनको आप हराइए उनको। 1-2 लड़ाइयाँ हुई जिसमें अहोम्स जो है वो हार गए। उसके बाद वहाँ पे एक कमांडर थे, एक लच्छित बरफुकन। उनको भी पता था कि बड़ी विशाल सेना है, उनके पास बड़े अच्छे घोड़े हैं, तो उसमें वहाँ पे वो जीत नहीं सकते। तो असम में जो है वो जितने जो टोपोग्राफ़ी है, वहाँ के जो टेरेन है, वो अधिकतर या तो पहाड़ हैं या फिर नदियाँ हैं। उन्होंने कहा कि हम नदियों पे लड़ेंगे। तो लक्षित बरफुकन ने बहुत छोटी-छोटी छोटी-छोटी मोबाइल नावें बनवाई, जो कि बहुत अच्छे से ब्रह्मपुत्र रिवर में जो है वो मैनूवर हो सकती हैं, बहुत चल सकती हैं वहाँ पे। अब मुगल इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने उनके पास जो थी 1-2 जो थी वो बहुत बड़े-बड़े जहाज़ थे। अब अप स्ट्रीम में वो जहाज़ जो है बड़े इनइफेक्टिव थे। उस समय इंजन तो थे नहीं वहाँ पे।
तो ह्यूमंस ही उसको चला रहे थे, तो वो उसका वेग बहुत ज़्यादा था उसका। और जो मौसम था वो भी जो है मानसूनी था वो, जिसमें ब्रह्मपुत्र का बहुत ज़्यादा फ्लो था। तो उसमें भी औरंगज़ेब की सेना जो है वो बुरी तरीके से हारी। जो 1 लाख की सेना में से हार्डली 5 या 6,000 लोग ही वापस आ पाए। सब के सब जो है वहीं पे हलाल हो गए वहाँ पे। तो जहाँ-जहाँ पे हमारे शासकों ने, हमारे राजाओं ने जो स्ट्रैटेजी का यूज़ किया, वहाँ-वहाँ पे हम जीते। जहाँ पे हमने विदाउट स्ट्रैटेजी के जो हमने लड़ाई करने की कोशिश करी, वहाँ-वहाँ पे हम जो है, वहाँ पे हम जीत नहीं पाए। फिर मैं बात कर रहा था कि क्या-क्या और भी मिलिट्री इक्विपमेंट जो हैं, वो हम कहाँ पे पीछे थे। मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ कि कहीं-कहीं वो कंडीशंस आज भी हैं, जहाँ पे हम चाइना या पाकिस्तान से हम इक्विपमेंट में हम पीछे हैं। आज से कुछ साल पहले तक हमारे पास, पाकिस्तान के पास F-16 थे। हमारे पास जो है मिग-16 या मिग-21 पे ही हम लड़ाई कर रहे थे। तो हाल-फिलहाल में अभी सुखोई और रफ़ाले आए हैं। उसके पहले जो है पाकिस्तान और इंडिया की पैरिटी भी नहीं थी इस इक्विपमेंट के इसमें। तो यही इसमें जो सबसे पहला जो इक्विपमेंट था उस समय पे, जो मैंने बात करी थी कंपोजिट बोगी, एक तो वो था, दूसरे थे घोड़े और तीसरे थे घोड़ों पे जो सैडल बनते हैं जिस पे हम बैठते हैं। अभी आप घोड़े पे बैठ रहे हो तो घोड़े पे क्या है कि आपको घोड़ों को अपने पैरों से और अपनी बॉडी से कंट्रोल करना है। एक वो जानवर है, उसको उसको कैसे पता लगेगा कि आपको क्या करना है? तो वो सैडल जो है उन्होंने बनवाया, उस सैडल से उस पे जो बैलेंस होता था, जो स्टेबिलिटी थी, वो बहुत अच्छी होती थी। तो तुर्कों ने क्या किया कि वो जो है लेदर का एक सैडल सैडल बनवाया, उसमें जहाँ पे उसको और पैरों को रखने के लिए एक स्टरप्स बोलते हैं उसको, ताकि वहाँ पे पैर फँस जाएँ। तो वो उस स्टिरअप से और उस सैडल से वो घोड़ों को कंट्रोल करते थे। अभी वो घोड़े भाग रहे हैं, उस घोड़ों पे भागते हुए उनको तीर चलाने हैं। तो वो ऐसी प्रैक्टिस करते थे कि 1 मिनट में 6 तीर चलें। और कई बार जो है वो पीछे हटते हुए पीछे जा रहे हैं और फिर पलट के जो है वो तीर चलाते थे। मतलब आपकी आर्मी रिट्रीट कर रही है ऐसा लगेगा, बट वो पीछे से फिर तीर चलाएँगे। उसको पार्थियन स्टाइल बोलते हैं उसको, कि पीछे घोड़े दौड़ते हुए मुड़ के आप उसको जो है वो ऐसे मार रहे हैं आप वो। तो ये सब जो 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 इन्वेंशंस थे उनके, वो सब हमारे पास नहीं थे। हमारे पास जो घोड़ों के, एक तो घोड़े कमज़ोर थे और प्लस ये सैडल्स नहीं थे, ये स्टरप्स नहीं थे जिससे हम उनको घोड़ों को अच्छे से कंट्रोल कर पाएँ। तो घोड़े हमारी भाषा समझ ही नहीं पाते थे कि हमें क्या चाहिए। तो ये सब इन्वेंशन में हम हमेशा उनसे पीछे रहे। उसके बाद फिर हमने कुछ सीखा, उसे ये किया, तो उसके बाद बाबर जो है वो तोपें लेके आ गया। वो तोपें जो है हमें पता ही नहीं था कि ये तोप भी ऐसी होती है। तो पानीपत की जो लड़ाई हुई उसमें उसमें वो तोपें लेके आया। और जबकि उस समय सल्तनत थे, जो लोदी थे उस समय वो थे, इब्राहिम लोदी था, तो उसके पास तोपें नहीं थी। वो वहीं पे जो है वो हार गया वो। जो तुर्की सुल्तान थे वो भी जो है इस मामले में पीछे हो गए। तो यहाँ की हवा ही शायद कुछ ऐसी थी कि जो यहाँ पे आके ये सब भूल जाते थे वो। तो जो मुसलमान थे वो अभी हम बोलते हैं कि जो अफ़गान थे और तुर्की थे वो सब इन्वेंशन में आगे थे। बट यहाँ पे आने के बाद वो भी जो है वो पीछे हो गए। तो बाबर तोपें लेके आया, तो वो हम जो है उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाए। सिमिलरली जब इधर जो है साउथ में जो पोर्तुगीज़ आ चुके थे उस समय, तो वो भी उनके पास भी तोपें थीं। उनके पास भी बहुत अच्छे घोड़े थे। तो विजयनगर एम्पायर था उस समय, कृष्णदेव रॉय और देव रॉय करके जो हिंदू शासक थे, उन्होंने जो है वो तोपें इम्पोर्ट करी उनसे, खरीदी पुर्तगालियों से। बट समहाउ जब लड़ाई होती थी बहमनी सुल्तान में साउथ में, तो वो जो जो मेन लड़ाई थी बैटल ऑफ तालिकोटा, उसमें वो लोग जो हैं वो तोपें लेके नहीं गए, या कुछ तोपें लेके गए तो वो उनको चलानी ही नहीं आती थी वो। और वो तोपों का यूज़ ही नहीं कर कर पाए। जबकि जो बहामनी सुल्तान थे वो जो तोपें लेके आए, वो सब बिल्कुल बढ़िया से चल रही थी। और आप तोपों से लड़ रहे हैं और यहाँ पे आप सिर्फ़ घोड़े या हाथी पे हैं, तो कौन जीतेगा? क्या कहा ही जा सकता है कि ये जो है तोपें ही जीतेंगी। तो मिलिट्री इक्विपमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी उसमें, सिर्फ़ ब्रेवरी काम में नहीं आती है। आपके क्या इक्विपमेंट हैं, आपके दुश्मन के क्या इक्विपमेंट हैं, आपको हमेशा एक स्टेप उनसे आगे रहना है। तो यही मैं जो बात बोल रहा था कि जो पाकिस्तान के पास F-16 थे और हमारे पास जो है वो मिग से हम लड़ रहे थे। अब स्टिल जो है वो अगर हम चाइना से कंपेयर करेंगे तो चाइना की एयरफोर्स भी जो है वो हमसे कई गुना अच्छी है इस समय। तो ये जो हमेशा अपने दुश्मन के साथ पैरिटी होनी चाहिए एक, तभी आप उसको वहाँ पे उनसे आप जीत सकते हो आप। एक दूसरा जो उनका जो स्ट्रैटेजी थी तुर्कियों की या अफ़गानियों की, वो थी, वो रिज़र्व बटालियन रहती थी उनकी। वो क्या करते थे, जो एक बटालियन होती थी वो उसको रिज़र्व रखते थे।
लड़ाई शुरू हुई सूर्योदय के बाद में, तो उनके बाकी टुकड़ियाँ लड़ रही हैं और एक को वो रिज़र्व रखते थे, बिल्कुल कि अभी आप पीछे रहिए। तो जब शाम होते-होते या दोपहर होते-होते जो है तब वो उसको डिप्लॉय करते थे, उस रिज़र्व बटालियन को। वो लोग बिल्कुल फ्रेश होते थे, थके हुए नहीं होते थे। सडनली उसको डिप्लॉय किया, वो लोग और जाके जो है वो जो हमारे शासकों को उससे लड़ाई करी, अब ये थके हुए होते थे। तो वो रिज़र्व एक बटालियन जो थी, एक बहुत बड़ा उनका वो एक तुरुप का इक्का थी वो। वो हमने कभी भी जो है इस चीज़ को हमने कभी डिप्लॉय नहीं किया। शुरू से ही हमारे सारे जो है सैनिक जो हैं, एक साथ वो लड़ना शुरू हो जाते थे। दूसरा जो था उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, वो बड़ा अच्छा था। ये सब मैं बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें सीखना है, हमें कि हमसे क्या कमियाँ रहीं। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी कमियाँ बता रहा हूँ, उनको ग्लोरीफाई कर रहा हूँ। हमें हम उनसे सीखना है कि उन्होंने क्या चीज़ें क्या चीज़ें इस्तेमाल करी हैं उन्होंने और क्या चीज़ें जो है क्या कमियाँ थी हमारे अंदर। तो वो कमियाँ जब हम सीखेंगे, हमें जब पता लगेगी तभी हम उसको दूर कर सकते हैं। तो जो मोहम्मद बिन कासिम था, जब उसने लड़ाई करी, तो जो बगदाद का खलीफा था, तो वो क्या करते थे, वो हर रोज़ जो है खलीफा जो है वो खत लिखता था। बगदाद से वो खत जो हैं, जो जो मैसेंजर्स के द्वारा वो लेटर्स जो हैं, वो 2 दिन में पहुँच जाते थे बगदाद से सिंध में। फिर उसका वो मोहम्मद बिन कासिम उनका रिप्लाई करता था कि अभी हमारी ये स्थिति है, अभी हम ये करने वाले हैं। तो वो वहाँ से खलीफा डायरेक्शन देता था उन लेटर्स के द्वारा कि अब आप ये करिए, अब आप ये ऐसे करिए। तो वो जो कम्युनिकेशन था उनके बेस से, वो बहुत अच्छा था। हम अपने घर में लड़ाई कर रहे थे। हमारे घर में लड़ाई करते क्या होता था कि जब हम हारेंगे तो हमारे सारे शहर, हमारे सारे मंदिर जो हैं तभी डिस्ट्रॉय हो जाएँगे वो। अगर हम जीत गए तो बहुत अच्छा है। नहीं हुए तो क्या होगा कि अब आपकी जो जो दुश्मन की सेना है आपके घर में खड़ी हुई है, आप हार गए, तो क्या होगा? आपके सारे जो है शहर तहस-नहस होंगे, सारी जनता को जो है वो समूल नष्ट कर दिया जाएगा। तो हमारा जो जो नेटवर्क था, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम था, वो भी जो है वो गड़बड़ था। एक तो हम अपने घर में ही लड़ रहे थे। हमको लगता था कि हम अपने घर में जो है लड़ेंगे तो अच्छे से लड़ पाएँगे, बट ये ऐसा नहीं हुआ ये। पूरे अगर वर्ल्ड हिस्ट्री देखेंगे तो 90% इन्वेजन्स जो हैं वो सक्सेसफुल रहे हैं। ओनली 10% केसेस में इन्वेजन्स जो हैं वो इन्वेडर्स हारे हैं। तो एक ये बहुत बड़ा एक डेटा है जिसको हमें देखना है ये। जब जब भी आप इन्वेड करेंगे तो आपके पास क्या है, 2 2 पैरामीटर्स हैं, टाइम एंड स्पेस, वो आपके कंट्रोल में है। जब मैं इन्वेड करने जा रहा हूँ किसी को, तो मैं पहले स्टडी करूँगा कि कब मुझे इन्वेड करना है, किस टाइम पे दुश्मन जो है वो सोता हुआ पाया जाएगा और हमें कैसे इन्वेड करना है, जो स्पेस है, कहाँ पे मैं जाके अटैक करूँगा मैं, तो ये मेरे कंट्रोल में है, ये उनके कंट्रोल में नहीं है उनके, जो इन्वेड हो रहा है वो। तो ये जो 2 सबसे बड़े पैरामीटर हैं ये हमारे कंट्रोल में हैं। तो ये इन्वेडर्स के पास में था ये। तो अभी हम इन्वेजन्स की बात कर रहे थे, तो इन्वेजन्स में जो मैंने बात किया कि टाइम एंड स्पेस उनके कंट्रोल में था और 90% इन्वेजन्स जो हैं वो सक्सेसफुल रहे हैं। जब सक्सेसफुल रहे हैं तो आप ये मान सकते हैं कि उनका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था, जो आरओआई था, वो कम से कम 3 या 4 होता था वो। मतलब जितनी उनकी कॉस्ट थी उससे 3 या 4 टाइम्स वो जो है वो बेनिफिट लेके जाते थे। उतना 3 या 4 गुना जो धनराशि थी, जो हीरे जवाहरात थे, वो वापस लेके जाते थे। तो ये आरओआई इतना ज़्यादा था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि ये दूसरे जो इन्वेस्टर्स थे उनको भी मोटिवेट करता था कि हमें जो है ये, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है हम वापस मिल रहा है, तो हम दोबारा इन्वेड करें उसको। यही रीज़न था कि महमूद गज़नवी जो है वो बार-बार अटैक करता था। तो जब वो वापस जाता था महमूद गजनवी, तो वहाँ पे जाके वो गजनी में प्रदर्शनी लगाता था कि हमने ये हमने लूटा है। तो पूरा जो है 200-300 मीटर पे एक शामियाना लगा के वो डिस्प्ले करता था ये, कि हमने ये लूट के लेके आए हैं। तो पूरा गजनी शहर उसको देखने आता था और अपने शासक की जो है वो दाद देता था कि आपने क्या बात है, क्या लूट के लेके गए हैं। साइमल्टेनियसली ये तो धनराशि की बात हुई, उसके बाद उसके उसमें वो जो है वो हमारे नॉर्मल जो हिंदू भाई-बहन थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनको भी वो एज़ ए स्लेव बना के लेके जाता था वो। और वहाँ पे रास्ते में जो पड़ता था वो खैबर का दर्रा था, जिसको आजकल खैबर पख्तूनवाला बोलते हैं, जो खैबर पास है। उसकी हाइट जो है वो 4000 मीटर थे कहीं पे, बहुत ठंड ठंड पड़ती थी। जिसके लिए हमारे जो 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 लोग थे वो उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते थे, तो बहुत सारे हिंदू वहीं पे मर जाते थे। इसीलिए उसको जो है हिंदू कुश भी बोलते हैं कि बहुत सारे हिंदू वहाँ पे मारे गए, तो उसका नाम जो है ये बाद में इब्न बतूता थे, उन्होंने बोल दिया कि ये हिंदू कुश था।
इतने सारे वहाँ पे हिंदू मारे गए। और फिर वो हिंदू जो हैं, जो बच जाते थे, उनको जो है वो वहाँ पे जो स्लेव मार्केट होते थे, समरकंद में, बुखारा में, उनको जाके वहाँ पे बेच दिया जाता था। तो कई बार इतने ज़्यादा वो वहाँ पे तादाद होती थी स्लेव्स की, तो उनका जो प्राइस होता था 1 या 2 दिनार ही होता था। उतने कम प्राइस में उनको दिया जाता था। तो कई राजा जो थे, उनको भी जो है 1-2 दिनार में बेच दिया गया उनको। फिर इस किताब में मैंने बताया कि हम क्यों हारे, क्या कारण थे। फिर मैंने एक चैप्टर में लिखा हुआ है कि कौन-कौन से हिंदू राजा थे जो कि जिन्होंने हराया इन लोगों को। तो सबसे प्रमुख थे उसमें ललितादित्य मुक्तापिदा जो कश्मीर के थे। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम का एक गवर्नर था, वो था अल जुनैद। उसको 724 में हराया उसको। उसके बाद गुजरात, राजस्थान में जब उन्होंने अटैक किया तो वो नागा भट्ट थे। फिर गुजरात में जय भट्ट थे। फिर जैसे मैंने नवसारी के बारे में बताया, पुलकेशिन ने, सिंध में फिर बप्पा रावल ने। तो इस तरीके से पूरे राजाओं की एक लिस्ट मैंने दी हुई कि जो-जो हम जीते। इसीलिए हम आज भी हिंदू हैं कि हमारे राजा कभी भी घबराए नहीं। हमेशा अपने अपने जो जो भी उनका लेवल था, उस पे वो उसको रेजिस्टेंस देते रहे, उनको उनसे लड़ते रहे, उनको हराते रहे। तो कभी भी वो पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी वो एक मुश्त उनका राज्य नहीं हो पाया। उनका जो राज्य था वो दिल्ली के आस-पास था, दिल्ली के 400, 500, 600 किलोमीटर जो भी रहा होगा। मुगलों में थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था वो। दिल्ली सुल्तान जो थे वो नॉर्थ इंडिया में ही सीमित थे। कई बार वो साउथ में भी उन्होंने रेड किया दक्खन में, बट लिमिटेड थे वहीं पे। सिमिलरली एक और राजा थे, इसमें मैंने ज़िक्र किया है, वो थे सुहेल देव। जब महमूद गजनवी आया था यहाँ पे सोमनाथ में, तो उसका एक भांजा भी था मसूद करके। तो मसूद जो था उसको भी लगा कि कितनी आसानी से वो सोमनाथ मंदिर को तहस-नहस करके वो ले गया है। तो उसको उसको भी एक मोटिवेशन आया कि मैं भी जो है अपने मामा की तरीके से जो है मैं भारतवर्ष में अटैक करूँगा। तो उसने जो है वो वहाँ पे आया, दिल्ली पे आया पहले। दिल्ली के बाद उसने कहा कि बाकी तो हम लूट चुके हैं, अभी हम ईस्टर्न यूपी जो है आज का वहाँ पे चलते हैं। तो वो पहले लखनऊ पे की साइड में आया, वहाँ पे उसने रेड की। उसके बाद जो है वो बाराबंकी साइड में और फिर ईस्ट यूपी की तरफ चला। वहाँ पे एक राजा थे सुहेल देव। तो उनको पता था कि ये महमूद गजनवी किस तरीके से लूट के लेके गया है। तो उन्होंने सारे राजाओं को जो है अपने आस-पास के 21 राजाओं को अपने साथ मिलाया कि हम साथ में लड़ेंगे। अलग-अलग रहे तो ये हम लोगों को जो है वैसे ही हरा देगा जैसे महमूद गजनवी ने हराया था। तो वहाँ पे बहराइच जो जो शहर है अभी आज का, वहाँ पे उसने एक लड़ाई हुई। वहाँ पे जो है सुहेल देव ने कहा कि कोई भी जो है जो ये इनके अफ़गान या तुर्की जो सैनिक हैं, ये एक भी बच के नहीं जाना चाहिए। वहाँ पे लड़ाई हुई, शाम तक होते-होते एक भी जो है वो सैनिक उनका दुश्मन बचा नहीं, सबको मार दिया गया। तो यहाँ पे धर्म युद्ध में की निहत्थे हैं, नहीं मारेंगे, तो इस तरीके का कुछ वो नहीं हुआ, सबको जो है वो मार दिया गया। सबके सब मारे गए, उसके बाद क्या हुआ जब 1192 के बाद जब दिल्ली सुल्तान आ गए, तो उनको लगा कि इसका महिमा मंडन करना है, तो उस जगह पे मसूद की जो है उन्होंने एक दरगाह बना दी, उसी जगह पे जहाँ पे बैटल ग्राउंड में वो मारा गया। और वहाँ पे एक दरगाह बना दी गई और अभी आजकल एक वहाँ पे उर्स होता है। ये उसकी एनिवर्सरी होती है, डेथ एनिवर्सरी। वहाँ पे जो है लाखों हिंदू वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाते हैं उस पे, वहाँ पे उसकी पूजा करते हैं। सिमिलरली इतने ज़्यादा बढ़ गए वहाँ पे कि उसको उनको एक्कोमोडेट करना वहाँ पे मुश्किल हो गया। तो उसकी ब्रांचेज़ खोल दी गईं। तो बाराबंकी के में एक जगह पे द दरगाह बना दी गई। फिर उसके एक एक आध जगह और हो गई, वहाँ पे हर जगह पे उर्स लगता है। वो आजकल भी जो है वो वहाँ पे जाते हैं हिंदू, वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाते हैं वो। तो जिन्होंने हमारे पूर्वजों को मारा, उसी पे हम उनकी जाके पूजा कर रहे हैं। तो एक अंग्रेज़ जो थे उन्होंने बोला कि ये पता नहीं किस तरीके की रेस है जो अपने जो जिनके पूर्वज मारे गए, उन्हीं पे जाके जो है ये लोग पूजा कर रहे हैं। हम आज भी देख सकते हैं कि जो अजमेर में सब हमारे फ़िल्म स्टार्स जाते रहते हैं, वहाँ पे जाके कोई भी फ़िल्म रिलीज़ होती है तो वहाँ पे जाके चादर चढ़ाते हैं। तो वो जो कंडीशंस थी वो आज भी हैं वो। तो ये जो सोशल स्ट्राइफ आजकल जो चल रहा है, वो क्यों चल रहा है वो? अभी एक पीईडब्ल्यू करके पीयू करके एक संस्था है अमेरिकन जो सर्वे करती रहती है। तो उसने बताया उसने एक सर्वे किया तो उसने बोला कि जो सोशल स्ट्राइफ है, जो सिविल अनरेस्ट है, वो बड़े कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा जो है वो इंडिया में है। अब हम देखते भी होंगे ये शायद डेटा ठीक भी है कि हर जगह पे कहीं न कोई रॉयट्स हो रहे हैं कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ मर्डर हो रहे हैं, तो वो क्यों है? तो एक चैप्टर मैंने इस पे किया हुआ है
कि हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी है, जिसको नेहरू जी बड़े प्राउडली बोलते थे यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहने को बड़ा सुंदर एक वाक्य लगता है, एक बहुत अच्छा जुमला लगता है, बट कहीं पे भी जहाँ पे भी डाइवर्सिटी है वहाँ पे यूनिटी पॉसिबल नहीं है। यूनिटी तभी पॉसिबल है जबकि आपकी सोसाइटी होमोजीनियस हो, सब एक ही धर्म के लोग हों, एक ही रेस के लोग हों। तो अब तभी आप देखेंगे कि यूरोप में क्यों शांति रहती है, क्योंकि वो सब होमोजीनियस हैं। मेजॉरिटी वहाँ पे वाइट क्रिश्चियंस हैं। इवन जो जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वो थोड़ा डाइवर्स है, उसको बोलते हैं वो मेल्टिंग पॉट है, बट वहाँ पे भी डोमिनेंस जो है वो वाइट क्रिश्चियंस का है वहाँ पे। वो भी होमोजीनियस सोसाइटी है। आप चाइना देख लीजिए, जापान देख लीजिए, जितने भी इकोनॉमिकली एडवांस कंट्रीज़ हैं, वो सब के सब होमोजीनियस हैं। तो एक मैंने एक इसमें यहाँ पे चार्ट जो है एक टेबल बनाई हुई है, तो ये भी मैंने एक बुक से मैंने लिया था मैंने ये। इसमें लिखा हुआ है कि जो इंडिया का जो एथनिक इंडेक्स है, वो 0.8 है। मतलब कि यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। जो इंडिया के से ज़्यादा डाइवर्स कंट्री हैं, वो कौन है? केन्या, सोमालिया, युगांडा। ये सब कंट्री जो हैं, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे और भी ज़्यादा लड़ाइयाँ रहती हैं। ट्राइब्स जो हैं आपस में लड़ रही हैं यहाँ पे। और इन सब की लेकिन पॉपुलेशन जो है बहुत कम है। तो 130-135 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर आपका इंडेक्स जो है 0.8 है, तो यहाँ पे झगड़े होने लाज़मी हैं इसमें। और ये कि सारे के सारे कंट्री बहुत ही गरीब हैं ये, कोई भी इकोनॉमिकली फॉरवर्ड कंट्री इसमें नहीं है। हमारी भी अगर आप देखेंगे, हम अभी 5th जो है लार्जेस्ट 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट पर कैपिटा इनकम हमारी अभी भी बहुत कम है। तो जब तक ये सोशल जो जो ये अनरेस्ट है, हम इसको इस पे कैटर नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है वो बहुत धीरे रहेगी, बहुत एवरेज रहेगी। अभी हम हार्डली 15 5-6 या 10 साल से जो है हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है 5-6% है। अदरवाइज़ चाइना की आप देखें, चाइना बड़ा होमोजीनियस कंट्री है, वो कोई डाइवर्स कंट्री नहीं है। उसकी जीडीपी जो है ग्रोथ जो है वो 7 या 8% या 9% भी होती थी। एक दूसरी मैंने इसमें स्टडी किया है कि जो जो नेटवर्क होते हैं, कि क्यों हम हिंदू कंट्री रहे, क्योंकि जो हमारा जो जो हिंदू धर्म है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाइड धर्म है हमारा। एक उसका कोई सेंट्रल एक अथॉरिटी नहीं है। जैसे आप इस्लाम में देखेंगे खलीफा है, क्रिश्चियनिटी में देखेंगे वहाँ पे एक पोप है। तो वो बड़े सेंट्रलाइज़्ड जो हैं वो धर्म हैं। इसका जो बेनिफिट है वो क्या है कि वो बहुत यूनाइटेड हैं। पोप ने एक बार बोल दिया तो वो सब पूरे दुनिया भर के क्रिश्चियंस बोलते हैं, समझते हैं, उसको सुनते हैं। वो मानते हैं कि ये होना चाहिए। खलीफा ने तुर्की से बोल दिया या बगदाद से बोल दिया कि हाँ, ये होना चाहिए, तो सब लोग सुनेंगे। हमारे धर्म में क्या है कि हम जो है डाइवर्सिफ़ाइड धर्म है, कोई हमारा सेंट्रल कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई हमारी ये किताब नहीं है, उन लोगों की ये किताब है, वही उसी को वो धर्म जो है उनका उसी से फ्लो हो रहा है। हमारी तो पूरी एक लाइब्रेरी है हमारी एक ये, सब में डिफरेंट डिफरेंट के नॉलेज सिस्टम हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, सब लोग अलग-अलग भगवान को मानते हैं उसमें। तो ये एक बहुत एक रैंडम नेटवर्क की तरह है हमारा, एक सेंट्रलाइज़्ड नेटवर्क नहीं है। तो किसी भी आप रैंडम नेटवर्क को जब आप इन्वेड कर रहे हैं, वहाँ पे इन्वेजन जो है बड़ा मुश्किल काम है, उसको डिस्ट्रॉय करना बेसिकली। आप उसको पूरा डिस्ट्रॉय कभी नहीं कर सकते। कहीं पे कुछ ना कुछ जो है अलग-अलग सेंटर्स रहेंगे उसमें, आप एक सेंटर को डिस्ट्रॉय करेंगे, दूसरा सेंटर पनपने लगेगा। तो जब जैसे इन्वेजन्स होता था, तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ पे, हमारे टेम्पल्स में, तो वो सब भाग के जो है वो कहीं और चले जाते थे, रूरल एरिया में चले जाते थे। वहाँ पे जाके मंदिर बना दिए, वहाँ पे जाके स्कूल बना दिए। तो अर्बन एरिया से शिफ्ट होके वो रूरल एरिया में चले गए और वहाँ से जो है वो रेजिस्टेंस चल रहा है, वहाँ पे अपनी हमारी संस्कृति पनप रही है। तो एक ये मैंने डायग्राम है, इसमें ये मैंने बनाया है ये रैंडम नेटवर्क का। तो इसमें इन्वेजन्स कोई भी देखते कह सकता है कि बड़ा डिफ़िकल्ट है इसमें। ये कंसंट्रेटेड नेटवर्क है, जो कि मैंने दूसरे धर्मों की बात करी। तो ये जैसे ही आप इसको सेंटर को आप इसमें अटैक करेंगे, वैसे ही वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता होता है, आप क्वीन को आप मार दोगे उसकी बी को, तो सब के सब ऑटोमेटिकली मर जाते हैं। तो वही एक हमारे उसमें रहा। तो ये भी एक बड़ा कारण था कि हम क्यों बच पाए। फिर लास्ट में मैंने बताया कि वेल्थ ऑफ द नेशंस, एक एंगस मैडिसन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हुए हैं, तो उन्होंने एक चार्ट डिप्लॉय किया फर्स्ट सीई से लेके आज से 2000 साल से उन्होंने एक पूरा चार्ट बनाया है कि 1 सीई से लेके 2003 तक कि किस कंट्री की क्या जीडीपी रही, कौन सा कंट्री कितना रिच था। तो उस में देखेंगे आप तो फर्स्ट एडी से लेके फर्स्ट सीई से लेके 1820 तक हम नंबर 1 या नंबर 2 रहे।
इनफैक्ट अगर आप ये देखेंगे तो वो 1600 तक जो है चाइना, हम नंबर 1 थे, चाइना नंबर 2 था। 1600 के बाद जब मुगल्स आ गए, तब हम नंबर 2 हुए और उसके बाद जो है चाइना नंबर 1 हो गया था। उस समय हमारी जीडीपी बाकी पूरे वर्ल्ड की जीडीपी की 25% थी। जो मतलब हम आज के अमेरिका जो है वो एंशिएंट इंडिया था बेसिकली, एक तरीके से बोलें। या उस समय के हम अमेरिका थे, इतनी हमारे पास पावर थी। हमारा डिक्लाइन तब शुरू हुआ इकोनॉमिकली की मैं बात कर रहा हूँ, जब जब अंग्रेज आ गए। सन 1800 में के बाद से हमारा जो है वो जो ड्रेन चालू हुआ वहाँ पे, जब उन लोगों ने सब लेके जब उन्होंने टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले आते थे, अपना जो है वो मैन्युफैक्चर्ड जो आइटम्स थे वो लेके आते थे। तो वो उन 200 साल में जब अमेरिका ने ये सॉरी ब्रिटिश ने 45 ट्रिलियन डॉलर जो है कंजर्वेटिव एस्टिमेट है ये हमसे लेके गए, तब हमारी स्थिति जो है वो खराब हुई है। वरना दूर-दूर से हमारे यूनिवर्सिटीज़ में लोग पढ़ने आते थे। जैसे हम अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जाते हैं हम आजकल पढ़ने के लिए हमारे बच्चे, तब नालंदा में, तक्षशिला में, विक्रमशिला में या उज्जैन की यूनिवर्सिटीज़ में जापान से, कोरिया से, चाइना से बच्चे पढ़ने आते थे। इनफैक्ट वो नाम भी हमारे रखते थे। कंबोडिया में अगर आप देखेंगे तो सब बर्मन रहे हैं, जय बर्मन, वो जो वहाँ वहाँ का बड़ा पॉपुलर नेम है वहाँ पे, नाम था 11वीं 12वीं शताब्दी में। तो वो हम लोगों की बिल्कुल कॉपी करते थे, हमारे नाम कॉपी करते थे, हमारे मंदिरों का जो जो आर्किटेक्चर था वो कॉपी करते थे, हमारी संस्कृति को कॉपी करते थे। तो उस समय हम नंबर 1 थे हर हाल में। लेकिन हमने जो है कभी भी जो ब्रुटैलिटी नहीं दिखाई हमने, हमने अटैक्स किए। और दूसरी ये बोलते हैं कि हमने कभी अटैक नहीं किया, हमने शांति प्रिय रहे, बट ये सही नहीं है। हमने कई बार जब ज़रूरत पड़ी तो हमने अटैक भी किए। जैसे चोलास थे, राजेंद्र चोला ने इंडोनेशिया में श्री विजय एम्पायर था उस समय सुमात्रा में, वहाँ पे नेवल अटैक किया वहाँ पे। और भी जो प्राचीन काल में भी हमने जो है जब ये पर्शियन और ग्रीक की लड़ाई होती थी 500 बीसी में, जो डेरियस था या जेरेक्सिस था, उसमें भी हमारे इंडियन सैनिक या हिंदू सैनिक वहाँ पे लड़ने जाते थे उसके साथ में। तो उस समय हम कभी भी हम ऐसा नहीं है कि हम कभी भी बड़े कमज़ोर रहे। जो ये बीच में मध्यकाल में कभी हमसे जो गलतियाँ हुई हैं स्ट्रैटेजी की और मिलिट्री इक्विपमेंट की, इसी ने हमें जो है वो हमारी हालत थोड़ी बिगाड़ दी। तो मैं इसको एंड करूँगा एक उससे एक कहावत से, एक छोटी-सी स्टोरी से। तो वो किसी ने पूछा कि युद्ध और बुद्ध तो 2 विपरीत ध्रुव हैं। युद्ध और बुद्ध तो 2 विपरीत ध्रुव हैं। तो मुस्कुराते हुए विराथू ने बोला, विराथू एक बर्मा के एक मंक हैं, बुद्धिस्ट मंक हैं। तो उन्होंने बोला कि युद्ध ना हुआ तो बुद्ध तो मारा ही जाएगा। युद्ध ना हुआ तो बुद्ध तो मारा ही जाएगा। तो अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने आप को, हमारे भगवानों को जीवित रखने के लिए, खुद को जीवित रखने के लिए, अपनी सभ्यता को जीवित रखने के लिए एग्रेसिवनेस दिखाना बड़ा ज़रूरी है। जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे, आप जो है वो जीत नहीं सकते हैं, आप जीवित नहीं रह सकते हैं। नमस्कार।